Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking lesson number 4, A Truly Beautiful Mind. We have read 2 pages of this chapter already. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Now let's start. क्या अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले वापस कहूँगा कि आपको वर्ड मीनिंग के आंसर देने होंगे, ओके, जो मैंने वर्ड मीनिंग आपसे पूछे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। तो हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया था। इसके 6 पॉइंट्स हमने रीड आउट कर लिए थे और हम पॉइंट नंबर 7 पे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट सॉरी हाँ ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। देखो, उसको काफ़ी स्पेशल इंटरेस्ट फील हुआ, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा अपने फेलो स्टूडेंट में। फेलो स्टूडेंट का मतलब कि उसका जो उसके जो स्टूडेंट थे उसके अंदर, जिसका नाम था मिलेवा मरिक के अंदर उसको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा। whom he found to be a क्लेवर क्रीचर, जिसको उसने कैसा पाया? क्लेवर क्रीचर। मतलब कि जो मिलेवा मरिक है उसको उसने क्लेवर क्रीचर मतलब बुद्धिमान प्राणी पाया। किसने? आइंस्टाइन ने। This young shrub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। कि क्या कह रहे हैं कि जो ये श्रब, यहाँ पे श्रब जिसे कहा गया है वो उस यंग स्टूडेंट के लिए कहा गया है, ठीक है ना। और वो कहाँ आया था? स्विट्ज़रलैंड में आया था, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी जूरिच के अंदर, जूरिच जगह का नाम है, जूरिच इन यूनिवर्सिटीज़ जो थी वहाँ पे सिर्फ कुछ ही जूरिच यूनिवर्सिटीज़ उनमें से एक थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से जो यूरोप में थी, जहाँ पे वुमेन डिग्रीज ले सकती थी, वुमेन को डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। की क्या कह रहे? आइंस्टाइन को दिखा, उसके अंदर क्या दिखा? एक एली दिखाई दिया। एली का मीनिंग बताएंगे। एली का मतलब होता है फ्रेंड, तो एली का क्या मीनिंग है? फ्रेंड। तो उसको क्या दिखाई दिया? उसमें फ्रेंड दिखाई दिया अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। देखो, फिलिस्टाइंस किसे कहा जाता है? फिलिस्टाइंस कहा जाता है अ वर्ड यूज डिसअप्रोइंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। कि मतलब कि फिलिस्टाइन थी ये, और फिलिस्ताइन उसे कहा जाता है जिसको बिल्कुल भी पसंद ना हो लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट। और फिलिस्ताइन जो ये लड़की थी जिसका नाम क्या बताया मैंने? मिलेवा मरिक, इसको म्यूज़िक आर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, दूज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विथ whom ही वॉज कंस्टेंटली एट ओड्स। मतलब वो पीपल जो उसके परिवार में थे या यूनिवर्सिटीज़ में थे जिसके साथ में लगातार विपरीत परिस्थितियों में था, मतलब और था, मतलब फैमिलियर नहीं था वो दूसरों के साथ में। द कपल फेल इन लव। और ये दोनों कपल कौन कौन से? आइंस्टाइन और मिलेवा मरिक, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लव हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, ठीक है। और उनके जो लेटर है वो लेटर एक दूसरे के पास में जाने लगे, और जो प्रेम भरे जो शब्द थे, वर्ड्स थे, वो आने लगे एक दूसरे से। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और उनके लेटर्स में क्या होने लगी थी? साइंस भी मिक्स होके आने लगी थी। रॉट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कि क्या कह रहे हैं? उसने क्या लिखा? मैं कितना खुश और प्राउड होऊंगा, आई शैल बी, जब हम दोनों क्या करेंगे? ब्रॉट आवर वर्क, हमारे कार्य को क्या करेंगे? रिलेटिविटी में लेके आएंगे और विक्टोरियस कंक्लूजन पे आएंगे, मतलब जीत के साथ हम निष्कर्ष निकालेंगे, तो ही हमारा मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इन 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed। कि 1900 के अंदर उम्र 21 थी। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, रोजगार नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। और उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और आखिरकार उनको जॉब मिल ही गई। तब शुरू में वो टीचिंग असिस्टेंट रहे, फिर उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी दिए, और आखिरकार उनको एक जॉब सिक्योर हो गई, जॉब मिल गई
1902 के अंदर, और जॉब क्या थी, टेक्निकल एक्सपर्ट की इन द पैटर्न ऑफिस इन बर्न। ये टेक्निकल एक्सपर्ट इन पैटर्न ऑफिस जो कहाँ पे था, बर्न एक नामक जगह है वहाँ पे था। while he was supposed to be assessing other people's invention। और जब ये मतलब ये माना जाता था कि वो जांच कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं दूसरे लोगों का इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है, आप बताएंगे इन्वेंशन का क्या मतलब है, आविष्कार, ठीक है। तो जब दूसरे लोगों के इन्वेंशन को असेसिनेट कर रहे थे, असेसिंग कर रहे थे, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो आइंस्टाइन भी वास्तव में डेवलप कर रहे थे खुद के आइडियाज़, सीक्रेट में चुपचाप अपने आइडियाज़ भी वो क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, वो भी कुछ इन्वेंशंस कर रहे थे। ही सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at work at the Bureau of Theoretical Physics। और कहा जाता है कि वो jokingly called his desk, उनकी जो डेस्क थी जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे, डेस्क ड्रॉवर, जो वर्क मतलब जो डेस्क ड्रॉवर था, यस, तो उनकी जो डेस्क थी जिस पे वो काम किया करते थे, डेस्क ड्रॉवर, ठीक है, जिसके ऊपर वो काम पे लगे हुए रहते थे। कहने का मतलब आप जिस डेस्क के ऊपर बैठकर अपनी पढ़ाई करते हो तो उसको मान लीजिए आपने कोई नाम दे दिया, वैसे ही जो आइंस्टाइन थे उन्होंने अपनी डेस्क को एक नाम दे दिया जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स नाम दे दिया किसको, अपनी डेस्क को, अपनी बेंच को, अपनी सीट को। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। कि क्या कह रहे हैं कि जो उनका जो फेमस पेपर था, वन ऑफ द फेमस पेपर्स, कि उनकी जो सबसे फेमस पेपर में से एक जो कि 1905 का था, वो आइंस्टाइन्स स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी थी, स्पेशल सिद्धांत था, किसको लेकर, रिलेटिविटी को लेकर। रिलेटिविटी को लेकर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था पहला, और जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। कि क्या करें कि यहाँ तक कि जो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक है, बिल्कुल जो बिल्कुल सही क्लॉक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम वाली जो क्लॉक है, वो भी कंटिन्यू शो नहीं करती, लगातार दिखाती नहीं है सेम टाइम। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, चाहे वो एक साथ पूरी जर्नी करने के बाद में दोबारा से एक साथ वहीं पे आ जाए। इफ़ सॉरी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, कि उनमें से एक क्या हो रही होगी, मूविंग कर रही होगी वेरी फास्ट, किसके संबंध में, दूसरे के संबंध में, मतलब एक हल्की सी तेज चल रही होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसकी वजह से उन्होंने एक फेमस फॉर्मूला क्या किया, डिस्क्राइब किया, जो संबंधित है किससे, मास और एनर्जी से, ठीक है, वजन और ऊर्जा से। और उन्होंने इसको दिया भी E इक्वल mc², उन्होंने यहाँ पर अपना सिद्धांत दिया। इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। E जो है वो एनर्जी के लिए आता है, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर एनर्जी के लिए आता है E, और M आता है मास के लिए, एंड C फॉर स्पीड, और जो C है वो किसके लिए होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है इन वैक्यूम अबाउट 300,000 किमी पर सेकेंड। वैन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठे हुए हो, इट सिम्स लाइक 2 मिनट, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो 2 मिनट है, 2 मिनट ही हुए। वैन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन जब आप हॉट स्टोव के ऊपर, गर्म स्टोव के ऊपर 2 मिनट भी बैठ जाते हो तो ऐसा लगता है कि मानो कि 2 घंटे हो गए। दैट्स रिलेटिविटी, और इसको ही रिलेटिविटी कहा जाता है, इसको ही रिलेटिविटी उन्होंने बताया। किसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। While Einstein was while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आइंस्टाइन है उन्होंने वो सॉल्व कर रहे थे सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फिज़िक्स की, और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेल्विंग हो रही थी, मतलब कि फेल हो रही थी, असफल हो रही थी, मतलब कि पर्सनल लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी उनकी, और वो फिज़िक्स की काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चले जा रहे थे।
Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study. और जो अल्बर्ट है वो शादी करना चाहते थे मिलीवा से तुरंत किसके बाद में, जब वो फिनिश कर चुके हो अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो मिलीवा से विवाह करना चाहते थे. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलीवा वॉज 3 years older than her son, कि मिलीवा जो कि 3 साल बड़ी है किसे, उसके बेटे से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलीवाज इंटेलिजेंस, और वो यहाँ तक कि बड़ी चिंता करती थी, बड़ी चिंतित थी. बॉदर्ड का मीनिंग बताएंगे, बॉदर्ड का क्या मीनिंग है. चिंतित थी किसको लेकर, मिलीवा की इंटेलिजेंस को लेकर. सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, कि क्या कह रहे कि वो एक बुक की तरह है, वो तुम्हारी मतलब कि वो बुक की तरह जैसे कि तुम हो. हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने अपनी शादी रोक दी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और जो ये पेयर है, ये कपल है, इनका विवाह कब हुआ, 1903 में. 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह हुआ. हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद में, द मैरिज फ्लैटर्ड, उनकी जो विवाह है वो फ्लैटेड हो गई, कमज़ोर हो गई, मतलब ज़्यादा दिनों तक चली नहीं. मिलीवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, कि क्या करें, उसी दौरान जो मिलीवा थी वो क्या हो रही थी, अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को लूज़ कर रही थी, खो रही थी. मतलब उनमें जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी, जो बौद्धिक इच्छा थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चल रही थी, और वो नाखुश होती चली जा रही थी हाउसवाइफ बनकर. आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, और लगातार कुछ वर्षों की लड़ाई के बाद में, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, कि 1919 में उन्होंने आखिरकार तलाक ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न इल्सा द सेम ईयर, और जो आइंस्टाइन उसने मैरी कर ली, शादी कर ली अपनी कज़न से, ठीक है ना, कज़न इल्सा से. उसी साल उसने इल्सा से विवाह कर लिया, 2 से विवाह किया इसने भाई. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame, और आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर है वो जुड़ा हुआ है, coincided है, किसकी वजह से, वर्ल्ड फेम के साथ में, जैसे वर्ल्ड फेम के साथ में राइज हुआ उससे जुड़ा हुआ है. इन 1915 he had published his जर्नल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और उन्होंने प्रकाशित किए जर्नल थियरी, सामान्य सिद्धांत, किसका, रिलेटिविटी का. विच प्रोवाइड, देखो रिलेटिविटी उनका सिद्धांत है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बार बार रिलेटिविटी की उन्होंने खोज की थी, ध्यान रखना. तो उन्होंने रिलेटिविटी के ऊपर क्या किया था, जर्नल थियरी दी, विच प्रोवाइडेड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिन्होंने एक नई व्याख्या की ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या की इस उनकी जो थियरी आई थी रिलेटिविटी को लेकर. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1919 ब्रॉट अ प्रूफ, और जो सूर्य ग्रहण हुआ, देखो एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, और यहाँ पे सन लिखा हुआ है तो सूर्य ग्रहण हो गया. तो जो सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, वो इस वो प्रूफ था, सबूत था, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये बिल्कुल सही है. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि क्या करें, आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही रूप से कैलकुलेट किया, गणना की एडवांस में ही, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, कि मतलब कितना फैलाव होता है प्रकाश का एक निश्चित स्टार से, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, जो डिफ्लेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना, किसकी वजह से, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड दिस वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और जो न्यूज़पेपर है उसने घोषणा की, उस न्यूज़पेपर ने उसकी सिद्धांत को छापा ये लिखकर इस टाइटल के साथ में, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला. ही वॉज शॉवर्ड विथ हॉनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन पर बरसात होने लगी, किसके, सम्मान की, आमंत्रण की, संसार के कोने कोने से वहाँ उनको सम्मान मिलने लगा, इनविटेशन मिलने लगा. एंड लॉन्च बाय प्रेस, जो न्यूज़ ने, जो प्रेस ने लॉन्च की थी.
व्हेन नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, कि जो नाजीज़ है जब वो पावर में आए, सत्ता में आए जर्मनी के अंदर, कब 1933 के अंदर, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, तो जो आइंस्टाइन थे वो चले गए, माइग्रेट हो गए। वो इमिग्रेट का मतलब होता है अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, तो वो माइग्रेट हो गए। कहाँ चले गए वो, इमिग्रेटेड कहाँ हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर। 5 years लेटर, 5 साल बाद में, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अपर ऑर्ड, कि कहने का मतलब एक डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्सन की, और ये इन एन अपर रोड का मतलब जो बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया उनको, ठीक है। तो मतलब कि ये जो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर की, इनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फैसिज्म, और उनमें से कई सारे जो है वो फैसिज्म, ये मतलब एक वाद है, विचार है फैसिज्म, जिसको हिंदी में फांसीवाद कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब कि कई सारे लोग जो फांसीवाद है उससे निकल चुके थे, भाग चुके थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे आइंस्टीन ने बताया, जैसे कि आइंस्टीन ने किया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, कि क्या कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा, वो डर रहे थे कि जो नाजीज़ है वो बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उस एटॉमिक बॉम्ब को, उस एटम बम को वो यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी, हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ट, कि क्या करें, अर्जिंग का मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स मतलब अपने सहकर्मियों के अर्जिंग पे, रिक्वेस्ट पे, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। कब लिखा, 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि मतलब एक इस प्रकार का बॉम्ब, एक्सप्लोडेड इन अ पॉट, कि वो क्या कर सकता है, एक पूरे बंदरगाह को उड़ा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि एक सिंगल बॉम्ब भी क्या कर सकता है, पूरे के पूरे बंदरगाह को, पूरे के पूरे पोर्ट को उड़ा सकता है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, वो क्या करें कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे के पूरे पोर्ट को, साथ ही साथ उसके आसपास के सराउंडिंग टेरिटरी को भी, आसपास के क्षेत्र को भी उड़ा सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट, और उनके शब्दों का बुरा प्रभाव, मतलब कि असफल नहीं हुए इफेक्ट डालने में, मतलब कि जो लेटर लिखा उसका बहुत बड़ा असर हुआ, इफेक्ट रहा, और माना भी। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और जो अमेरिकन है उन्होंने डेवलप कर लिया एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में अपने आप, मतलब उन्होंने चुपचाप एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और उन्होंने इसको गिरा दिया, कहाँ पे गिरा दिया, जो जापान की सिटी थी हिरोशिमा और नागासाकी। कब गिराया, इन अगस्त 1945। आई विल आस्क यू कि कब गिराया, इन अगस्त 1945। और आप जानते हो इस बात को, कितना कहने का मतलब विनाश हुआ था, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये आप सब जानते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और जो आइंस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा हिल गए, सेकंड हो गए एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस मतलब विनाश के विस्तार से, जो ये विनाश हुआ इससे वो बहुत ज़्यादा हिल गए। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मैसिव टू यूनाइटेड नेशंस, और इस बार उन्होंने पब्लिक में इस मैसिव के बारे में, ठीक है ना, देखो पब्लिक मिसिव का मतलब क्या होता है, लेटर स्पेशल लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक लंबा लेटर लिखा जो पब्लिक के लिए था यूनाइटेड नेशंस में। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने ये प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा कि एक फॉर्मेशन हो किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, मतलब यूनाइटेड नेशंस बनाए जाए, सॉरी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, एक संसार की गवर्नमेंट बनाई जाए। फिर यूएनओ आया, ठीक है। अनलाइक द लेटर्स टू रोजवेल्ट, बिल्कुल रोजवेल्ट के विपरीत लेटर के, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले डिकेड में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, कि जो आइंस्टाइन वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स के अंदर, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और लास्ट में उन्होंने जो कैंपेन चलाया अपनी पॉपुलरिटी के आधार पर,
वो शांति और लोकतंत्र के लिए चलाई कि क्या होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, जो उन्होंने एटॉमिक पावर बनाया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen। और कहने का मतलब उनको सेलिब्रेट किया गया एक विजनरी के रूप में जो भविष्य को देख लेते हैं, और साथ ही साथ उनको वर्ल्ड सिटीजन बनाया गया, नेशनल सिटीजन नहीं, वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक बनाया गया है। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया। नेक्स्ट हमने देख लिया और आपको समझ में आ चुका होगा चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आइंस्टाइन के बारे में था, काफ़ी मोटिवेशनल चैप्टर था, और उन्होंने किस प्रकार से फिजिक्स में रिलेटिविटी की थियोरी दी, एटॉमिक पावर बनाने में कैसा उनका योगदान रहा, ये सब उन्होंने बताया है इस चैप्टर में, और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।